हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अनअकैडमी के नीट यूजी क्वेस्ट प्लेटफॉर्म पे। और हमारी ये सीरीज़ चल रही है अपने आगे के नीट के एग्ज़ाम्स को लेकर, मेनली उसको फोकस करते हुए। और साथ ही साथ ये जो सीरीज़ है ये 11th और 12th सबके लिए फ़ायदेमंद है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के संसार में जा रहे हैं। यहाँ केवल और केवल क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा और उसके बेसिस पे जो भी कंसेप्ट का डिस्कशन पॉसिबल हो सकता है मैं वो कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हमारी चल कौन सी सीरीज रही थी, हम कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर रहे हैं। और मैंने बताया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में खूब सारे सवाल कराऊंगा मैं। तो एक शीट हम कर चुके हैं, दूसरी शीट भी कर चुके हैं, अभी जो हम करने जा रहे हैं वो है थर्ड शीट। ठीक है, तो आज हम थर्ड शीट का डिस्कशन करेंगे और इस थर्ड शीट में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, इस चैनल पे इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, यहाँ मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। और ये जो पूरी सीरीज होगी आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि ये एक तरीके से देखा जाए आपका स्पून फीडिंग कराया जा रहा है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो प्लीज़ अगर कराया जा रहा है तो उसको आसानी से ग्रहण कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही फायदा करने वाला है, क्योंकि आने वाले 1 से 1.5 महीने में मैं पूरी केमिस्ट्री रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, और एक चीज मैं क्या बताने वाला था आप लोगों को कि जो भी क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक है, हर बार देखो मैं अभी जैसे 20 से 25 क्वेश्चन करा दूंगा, तो प्लीज जैसे ही मैं ये 20 से 25 क्वेश्चन करा के उठता हूँ इसको एक बार फिर से तुरंत कर लिया करो। ठीक है, उससे क्या होगा, वो जो क्वेश्चन एकदम सेट हो जाएगा तुम्हारे दिमाग में, कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, और अगले के लिए जो मैं बताता हूँ उसको एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लिया करो। शीट आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ एक ज़रूरी बातें कर लेता हूँ, है ना। और वो ज़रूरी बातें आप लोग समझ ही गए होंगे कि मेरा नाम क्या है। मेरा नाम है शुभम श्रीवास्तव, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है केमिस्ट्री में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। मेरी ऑल इंडिया रैंक 22 भी रही है CSIR नेट में, और मेरे पास 7 से ज़्यादा ईयर्स का एक्सपीरियंस है आप जैसे बच्चों को पढ़ाते हुए। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लगता है आप लोग सेलेक्ट होते हैं, है ना। तो यहाँ से भी पढ़ के सेलेक्ट हुई है, मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर आप लोग सेलेक्ट होने के बाद कमेंट करेंगे तो। ओके, और तैयारी को और भी अच्छे वे में जारी रखने के लिए आप अनअकैडमी के नीट यूजी वाले प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाइए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी जैसा अभी आप कर रहे हैं। ठीक है, आपको कोर्स वेल स्ट्रक्चर्ड मिलेगा। देखिए मैं सीक्वेंस में ही ले जा रहा हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक एक पार्ट करा रहा हूँ। आपकी तैयारी अच्छी हुई है या नहीं हुई है उसके लिए आपके लाइव टेस्ट और क्विजेस होंगे। और अगर गलती से आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो आप रिकॉर्डेड वर्जन में उसको देख सकते हैं। तो कहीं से भी आपका इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने पर नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। अब देखो नॉलेज वाइज तो फायदा है ही, साथ ही साथ तुम्हें इंडिया के सबसे अच्छे एजुकेटर्स मिल रहे हैं, और वो भी फाइनेंशियली भी तुमको फायदा हो रहा है। देखो फीस इसकी कितनी कम है। ठीक है, तो ये बेटर होगा कि आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए मात्र 30-32 हज़ार रुपए में। ठीक है, और ये लेते टाइम मेरे कोड को लगाना मत भूलिए, क्योंकि मेरा कोड लगाने से आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। तो भाई शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के जो भी क्वेश्चंस हैं कंटिन्यूएशन में है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, जो कल मैंने क्वेश्चंस कराए थे उसी के आगे से क्वेश्चन कराना शुरू कर रहा हूं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन इन बामर सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखो लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब समझते हो ना, ये देखो ये होते हैं एनर्जी लेवल्स हाइड्रोजन एटम में। ठीक है, ग्राउंड लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल। अब इनमें अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांसमिट होता है तो वो इमिशन स्पेक्ट्रम, इमिशन लाइन, इमिशन स्पेक्ट्रम छोड़ता है। ठीक है, अब ये जो लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम होते हैं इनको बहुत सारे कैटेगरी में डिवाइड किया गया, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री, है ना। तो बामर की बात कर रहे हैं तो पहले तो हम देख लेते हैं बामर लाइन होती क्या है। ठीक है,
बामर लाइन का मतलब होता है कि जब nth स्टेट से सेकेंड स्टेट में कोई ट्रांजिशन होता है तो उसको हम बामर लाइन कहते हैं। तो मतलब जो 3 से 2 में ट्रांजिशन होगा वो भी बामर होगा, 4 से 2 में ट्रांजिशन होगा वो भी बामर होगा, 5 से 2 में ट्रांजिशन होगा वो भी बामर होगा, 6 से 2 में ट्रांजिशन होगा वो भी बामर होगा, है ना। तो जो भी 1 में आके रिजाइड करेगा उसको हम बामर सीरीज की लाइन बोलेंगे, ठीक है। अब बामर सीरीज की लाइन में हर लाइन की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, तो वो एनर्जी इन एनर्जी लेवल्स के बीच का जो गैप होता है, ये जो गैप है, ये गैप एनर्जी के बारे में बताता है। तो भाई जितनी हायर एनर्जी, जो एनर्जी होगी ट्रांसमिटेड लाइन की वो प्रोपोर्शनल होगी गैप बिटवीन एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स के बीच में जितना गैप होगा उतना एनर्जी होगी, और एनर्जी क्या होती है, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वेवलेंथ उतनी कम होगी, समझ आ रही बात। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वेवलेंथ उतनी कम होगी। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो इसका मतलब क्या हो गया, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विथ लोवेस्ट एनर्जी, ठीक है। एंड फॉर बामर सीरीज लोवेस्ट एनर्जी ट्रांजिशन इज, बामर सीरीज के लिए सबसे लोवेस्ट एनर्जी कौन सी है, सबसे कम गैप कौन सा है, सबसे छोटा गैप है 3 to 2। तो द लोवेस्ट एनर्जी ट्रांजिशन इज 3 to 2। तो एनर्जी, अब देखो ये फॉर्मूला होता है 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर एच, हाइड्रोजन एटम है तो जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर, ठीक है। अब ये वैल्यूज रख दो, आर एच की वैल्यू होती है 1.09677, यहाँ पर फाइनल क्या है 2 है तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, और ये सब किस में आएगा, ये मीटर इनवर्स में आ रहा है। अभी ये वेव नंबर का फॉर्मूला है, ये क्या है, वेव नंबर है। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.09677 इंटू, भैया ये 4 हो जाएगा, 1/4 माइनस 1/9, सॉल्व करोगे तो 1.09677 इंटू 5/36 मीटर इनवर्स आएगा। तो तुम्हारा लैम्डा कितना आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 1. ये 10⁻7 भी होता है, ठीक है, 10⁻7 रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। दिस आर एच इज रिडबर्ग कांस्टेंट, 36 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1.09677 इंटू 10⁻7, और ये मीटर में आएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 656 नैनोमीटर आ जाता है, ठीक है। मीटर को आप नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, जिसको नहीं आता वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, बेसिकली इतना तो आना चाहिए यार, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन था, प्लीज इसको एक बार देख लीजिएगा, जिसको नहीं समझ आया है वो एक बार पूछ भी ले। चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। हमारा अगला प्रॉब्लम, देखो कल मैंने मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया था, लेकिन उन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा और कम था, ठीक है। इस जैसे जैसे हम इनहांस करते जाएंगे ना, जैसे जैसे हम पार्ट 2 पार्ट 3 करते जाते हैं तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाते हैं। जैसे अभी मैं आपको सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, अभी शाम की जो सीरीज होगी उसमें मैं एजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो सब ध्यान से सब लोग आ जाना, ओके। देखो कह रहा है कि द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, देखो अनसर्टेनिटी मोमेंटम में दे दिया है, तो कह रहा है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन विल बी, ठीक है, और सारी चीजें दे रखी हैं। तो भैया हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, यही होता है ना, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। और कैलकुलेशन के लिए हम कल ही बोले थे तुम लोगों को, फॉर कैलकुलेशंस भाई अगर ग्रेटर देन होता है तो उसकी कोई लिमिट डिफाइंड नहीं है ना, आपको पता क्या है, आप कॉन्फिडेंट सबसे ज्यादा किसमें, इक्वल टू वाली वैल्यू में। तो कैलकुलेशन के लिए हम
हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई लेके चलते हैं। आई बात समझ में? तो आपको डेल्टा एक्स क्या होता है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और ये डेल्टा पी होता है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो आपको अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालना, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दिया हुआ है तो जस्ट वैल्यूज पुट कर दीजिए। डेल्टा पी गिवन है 1 इंटू 10 टू दी पावर -5। यूनिट एक बार जरूर चेक कर लिया करो, तो यूनिट ओके है तो कोई बात नहीं, ठीक है। एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10 टू दी पावर -34 डिवाइडेड बाई 4 पाई का मतलब 4 इंटू 3.14 है ना भाई। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6.62 इंटू 10 टू दी पावर -34 होल डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 1 इंटू 10 टू दी पावर -5 मीटर आएगा। अब इसको जरा हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए वैल्यू क्या आ रही है इस कैलकुलेशन की। 6.62 divided by 4 divided by 3.14 is coming out to be 0.527 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -29 कर देगा इसको। तो इसको हम लिख सकते हैं 5.27 इंटू 10 टू द पावर -30 मीटर्स, है ना। यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ मैं देख नहीं पा रहा था, अभी सब लोग आ गए हैं, ठीक है। हाँ हाँ फास्ट ही चल रहे हैं, नहीं समझ आता है तो आप लोग प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। हाँ तो इतने मीटर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगर किसी को मेरी स्पीड से कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज बता दीजिएगा, ठीक है। अगर मैं फास्ट चलता हूँ, किसी को स्लो समझ आता है तो प्लीज बोल देना आप लोग, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेम ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूं कि देखिए किसी भी एटम के अंदर, ठीक है, जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक। अब जो टोटल एनर्जी है वो होती है -kZe² अपॉन 2r, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है -kZe² अपॉन r, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो +kZe² अपॉन 2r होती है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है? जो टोटल एनर्जी होगी उसी का जस्ट अपोजिट क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा, अगर हम ऑर्बिट चेंज नहीं कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने ऑर्बिट चेंज नहीं किया है, तो यानी कि हाइड्रोजन एटम की जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी का मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड अपोजिट साइन के साथ काइनेटिक एनर्जी का होगा। तो इसमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। +3.4 विल बी द आंसर, +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हमारा फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। हाँ भाई पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल विथ L इज इक्वल टू 3 एंड N इज इक्वल टू 4 इज। तो भैया N इज इक्वल टू 4, एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूं। N इज इक्वल टू 4 एंड L इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ? 4f सबशेल, ठीक है। और 4f सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट किए जा सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ये वाला थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एकदम। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स इन फोर्थ एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम इज। तो भाई देख लेना यहाँ तुम लोग, मैं बोलता हूं ना कि दिमाग का पैराशूट हमेशा ओपन रखो, नहीं तो गलती हो जाएगी, ठीक है। अब सबशेल और ऑर्बिटल में जिसको कंफ्यूजन होगा या जिसका फंडा नहीं क्लियर होगा वो ये गलत करके आ जाएगा। तो बहुत लोग क्या समझ के आएंगे? भाई फोर्थ शेल है, n इज इक्वल टू 4 है, और सबशेल को कौन बताता है? सबशेल के बारे में बताता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि L, ठीक है। तो L की क्या क्या वैल्यूज अलाउड होती हैं? n टू 0 टू n-1 अलाउड होती है। तो n इज इक्वल टू 4 के लिए L की क्या क्या वैल्यूज अलाउड है? 0, 1, 2 और 3, ठीक है।
तो 3 केवल इसकी बात कर रहा है ये, L इज इक्वल टू 3 वाले सबशेल की। तो आपका हो जाएगा ये 4f सबशेल है, नहीं टोटल नंबर ऑफ सबशेल पूछ रहा है ना। हाँ, तो जितनी L वैल्यूज अलाउड होंगी उतनी, तो 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू, मतलब S, P, D और F सबशेल अलाउड है, 4 सबशेल्स आर अलाउड। और अगर ऑर्बिटल पूछ लेता तो S के करस्पॉन्डिंग 1 ऑर्बिटल होता, P के करस्पॉन्डिंग 3 ऑर्बिटल होते, D के करस्पॉन्डिंग कितने 5 होते, और F के करस्पॉन्डिंग कितने होते 7 होते। तो इस हिसाब से 16 ऑर्बिटल हो जाते। ठीक है, तो ध्यान रखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में ऑर्बिटल्स नहीं पूछा है, सबशेल पूछ रखा है। ऑर्बिटल पूछता तो 16 ऑप्शन होता, और अगर जो है आपका सबशेल पूछ रहा है तो केवल 4 करेक्ट होगा। तो इस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है भाई, सबको आ रहा है समझ में? नहीं ऋषिका, सी नहीं होगा, सी होता तब जब ये ऑर्बिटल पूछ रहा होता। ठीक है, इसने पूछा सबशेल है, तो ध्यान रखिएगा 4 सबशेल होंगी केवल। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रॉब्लम की तरफ। ये सब बहुत ही एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स हैं, और इसी तरीके की प्रॉब्लम्स नीट में पूछी जाती हैं, आप पेपर उठा के देख लीजिए। ठीक है, गलतियां यही सब हम करके आते हैं। अभी तुमको पता है ना, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं तो दिमाग खुला हुआ है। पेपर में क्या आएगा, पूरा केमिस्ट्री का पेपर आएगा। ठीक है, तो दिमाग काम नहीं करता, बहुत बार गलती करके चले आते हैं लोग। ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। देखो, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स एन इलेक्ट्रॉन विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी। तो देखो यहाँ पर ये जो m और s दे रखा है, एनर्जी निकालने के लिए इनका कोई मतलब नहीं होता। मैंने कल बताया था ना, n+l रूल यूज करो। ठीक है, तो केवल इन दोनों चीजों का मतलब है। तो n+l रूल क्या बताया था मैंने, कि कोई भी ऐसा सबशेल जिसकी n+l वैल्यू जितनी हाई होगी उसकी एनर्जी भी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप देख लेते हैं n+l वैल्यू कितनी आ रही है, इस वाले ऑप्शन के लिए 5 आ रही है, इस वाले ऑप्शन के लिए कितनी आ रही है 6 आ रही है, इस ऑप्शन के लिए कितनी आ रही है 5 आ रही है, इस ऑप्शन के लिए कितनी आ रही है 5 ही आ रही है। तो यहाँ तो कोई बहुत कठिन रहा नहीं, 6 हमको एक ही वैल्यू दिख रही है, हाईएस्ट वैल्यू यही दिख रही है, तो इसका मतलब हाईएस्ट एनर्जी आपके इस सेकंड वाले सेट की होगी। क्यों? क्योंकि इसकी n+l वैल्यू हाईएस्ट है। तो जिनको अब ये कंफ्यूजन हो कि सर अच्छा ये जो 5 5 5 दे रखे हैं इनका क्या होगा, वो मेरा कल वाला शीट जाके देख लें, वहां मैंने डिस्कस किया है कि इन केस अगर 2 सबशेल्स की एनर्जी की बात कर रहे हो हम, और उनकी n+l वैल्यू सेम आ रही हो, देन व्हाट टू डू, n रूल लगाते हैं। तब आप एक बार उस शीट को देख सकते हैं, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल। चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। देखो कह रहा है कि अ ट्रांजिशन मेटल x हैज अ कॉन्फ़िगरेशन। x के पास क्या कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, ट्रांजिशन मेटल भी बोल दिया, ये भी ध्यान रखना। तो कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है, x का कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है Ar3d4, और कह रहा है ये x का नहीं, x+3 का कॉन्फ़िगरेशन है ये। ठीक है, तो कह रहा है कि x का एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल स्टेट में जितने इलेक्ट्रॉन्स हो। तो भैया +3 स्टेट में आर्गन में होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 3D में 4 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, तो यानी कि हो गए 22 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये किसमें है, +3 स्टेट में, यानी कि ये 22 इलेक्ट्रॉन तब आए हैं जब आप x में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हो। तो x में ओरिजिनली कितने रहे होंगे, 22+3 यानी कि 25 इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे। तो इसका मतलब जो x अगर न्यूट्रल स्टेट में था तो उसका एटॉमिक नंबर कितना था, 25 था, यानी कि x का मतलब यहाँ पे कौन है, मैंगनीज है। ठीक है भाई, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। एकदम सही ऋषिका, मैंगनीज ही है, 19 नहीं होगा आदित्य, आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अब ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पूछ रहा है पैरामैग्नेटिक कौन नहीं होगा। तो भैया पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब लोग जानते ही होंगे कि पैरामैग्नेटिक वो होता है जिसका म्यू एस स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या आता हो, 0 आता हो। और डायमैग्नेटिक कौन होता है, जिसका म्यू क्या आता है, 0 आता है। और म्यू क्या होता है, n इंटू n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, जहां n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो भैया ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो एक चीज यहां मैं बता देना चाहता हूं,
जैसे हम लोग क्रोमियम का लिखते हैं 24 का, वो एक्सेप्शनल वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देते हैं ना, लेकिन अगर हमें वही आयरन 2+ दिया होता है तो हम वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिखते, जबकि आयरन 2+ और क्रोमियम दोनों में 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो कभी भी जब आप आयन का लिख रहे होते हैं तो बेटर रिजल्ट के लिए, करेक्ट रिजल्ट के लिए हमेशा आप न्यूट्रल एटम के रिस्पेक्ट में जाया कीजिए, वहां से इलेक्ट्रॉन निकाला कीजिए, कि आयन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिन के मत लिखा कीजिए, उससे गलत होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, क्रोमियम और आयरन 2+ दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो अलग है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो नियॉन 2+ का निकालना है तो पहले नियॉन देख ही लेते हैं, नियॉन ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। 1s2 2s2 2p6। ठीक है भैया, तो अब नियॉन 2+ अगर हो गया, नियॉन 2+ हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा। और 2p4 का मतलब 1 2 3 4, ये एक नहीं रहेगा, 1 2 3 4, यानी कि इसमें है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, नियॉन 2+ में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि ये पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, बेरिलियम का देख लेते हैं आप। बेरिलियम, बेरिलियम क्या होता है, 1s2 2s2। ठीक है, 1s2 2s2 होता है, तो भैया बेरिलियम प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s1। और 2s1 का मतलब क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये भी पैरामैग्नेटिक का होगा। क्लोराइड आयन, भैया क्लोराइड क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होता है क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोराइड क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा 3p6, और 3p6 का मतलब क्या होता है, फुल्ली फिल्ड। और फुल्ली फिल्ड का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो होने का मतलब क्लोराइड आयन के लिए जो म्यू आएगा वो जीरो आएगा, और अगर ये जीरो आएगा तो नॉट पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, समझे। तो इसलिए आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, पूछा क्या है, विच इज नॉट पैरामैग्नेटिक, तो क्लोराइड आयन इज नॉट पैरामैग्नेटिक, हेंस ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट वन। पढ़ते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम की तरफ। बिल्कुल डायामैग्नेटिक है, बस यहाँ नॉट पैरामैग्नेटिक बोल दिया उसको, है ना, शब्दों का खेल खेल रहा है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो इसको तो बहुत आसानी से कर सकते हो आप लोग, है ना, लेकिन बहुत लोग गलती करके आते हैं, इसमें भी गलती करके आते हैं, है ना। गलती करने वालों की संख्या कम नहीं होती, यहाँ सब सही बताओगे और वहां जाके ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, आप पेपर उठा के देख लो, है ना। देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, ये तो यहाँ तो आइसोटोनिक कल मैंने ज्यादा कठिन करा दिया था, इसका मतलब देखा जाए तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। हाँ, क्लोराइड एंड पिछले वाले में आंसर था। देखो सी, ये 12 हो गया, ये हो गया 16, ये 12 हो गया, ये हो गया 14, और एक इलेक्ट्रॉन आया है तो +1, ये हो गया 14, ये हो गया 16, और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये हो गया 2, और 2 इलेक्ट्रॉन और सम कर दिया, तो ये कितना आ गया 28, ये आ गया 12 और 14 कितना होता है 26 1 27, तो यानी कि ये सेट नहीं है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 12, और ये हो गया 16, और एक इलेक्ट्रॉन और, ये हो गया 12, और ये हो गया 14, तो ये हो गया 12 और 16 28 1 29, और ये हो गया 26, यानी कि ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये भी नहीं है। ये हो गया 12 और ये हो गया 16, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 12 हो गया 14 हो गया और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, और 14 हो गया 16 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, और ये 12 और ये 2, इसमें भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक दिख तो नहीं रहा है। ये हो गया 12, और ये हो गया 16, ये हो गया 12, ये हो गया, एक सेकेंड इसमें कुछ गड़बड़ी है क्या, ये हो गया 12, ये हो गया 15 14, ये हो गया आपका कितना, 14 और 16, और ये हो गया 24 28 26 28, और ये था 24, और 14 और 16 30 31, और 12 और 14 होता है 26 25, और ये भी नहीं है, 12 और 16 नहीं, ये भी नहीं है, 12 16 28, और 12 और 15 27 1 28, और नहीं 12 14 27 14 और 16 30, 12 और 16 28 29,
इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसको एक बार मैं देख लूंगा, इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इसमें कुछ गलती रही होगी या प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक वही होते हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसमें कहीं पे प्लस माइनस की गलती होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। ये मुझे लगा नहीं था कि कोई भी ठीक नहीं है। हाँ हाँ, इसमें कोई ठीक नहीं था, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक रही होगी, ठीक है। देखो कंसीडर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर, और क्वांटम नंबर का सेट दिया हुआ है, जरा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। तो बस एक बेसिक फंडा यहाँ हमको याद रखना है कि सबकी परमिसिबल वैल्यू क्या होती है। n जो है 1 से लेकर 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, l जो है 0 to n-1 ही होगा, और जो m होगा वो -l2 प्लस l होगा, और जो s होगा वो क्या होगा, प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा। तो अगर ये फॉलो हो रहा है तो सही है। अच्छा, अगर n वैल्यू 3 है, तो n वैल्यू अगर 3 है तो l की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल होगी, 0 1 और 2, यानी कि 0 पॉसिबल है। l अगर 0 है तो m भी 0 पॉसिबल होगा और प्लस हाफ पॉसिबल होगा, यानी कि फर्स्ट सेट इज पॉसिबल। n अगर 2 है, n 2 तो पॉसिबल होता है, n अगर 2 है तो l की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, 0 और 1 पॉसिबल है। तो 0 और 1 पॉसिबल है, यानी कि 2 पॉसिबल नहीं है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन यही गलत हो गया। n वैल्यू अगर 4 है तो l की वैल्यू 0 1 2 3 पॉसिबल होती है, 3 पॉसिबल है। अगर ये 3 है तो -3 से +3 कुछ भी पॉसिबल है, बिल्कुल सही है, और ये भी पॉसिबल होगा, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन पॉसिबल है। अगर n वैल्यू 1 है तो ये 0 पॉसिबल होगा, ये 0 है तो ये -1 पॉसिबल होगा, नहीं होगा। l के लिए ml केवल और केवल 0 पॉसिबल होगा, तो यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। n अगर 3 है l2 पॉसिबल होगा, लेकिन अगर l2 है तो ये 3 पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि ये भी करेक्ट नहीं है। तो आपके केवल ये जो दो स्टेटमेंट है फर्स्ट और सेकंड, केवल वही पॉसिबल होंगे, तो 1 एंड 3, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। तो फिफ्थ नहीं पॉसिबल होगा, फिफ्थ कैसे पॉसिबल हो जाएगा, n वैल्यू 3 है, l वैल्यू 2 है, l वैल्यू 2 के लिए तो तुम्हारा -2 से +2 तक ही अलाउड होगा ना, ठीक है। तो इसलिए ये फिफ्थ नहीं ट्रू होगा, केवल और केवल तुम्हारा फर्स्ट और थर्ड ही पॉसिबल होंगे, ठीक है। क्या नाम है आपका, विभाग रॉय, जो भी रॉय हो, ठीक है। ये फर्स्ट और थर्ड पॉसिबल होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखो कह रहा है टू पार्टिकल्स ए एंड बी, दो पार्टिकल हैं वो मोशन में। अब इफ द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल ए इज इतना, तो कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल बी इफ इट्स मोमेंटम इज हाफ ऑफ ए, ठीक है भैया। आओ एक केस ए के लिए ले लेते हैं, एक केस बी के लिए ले लेते हैं। दोनों मोशन में है, तो यहाँ कह रहा है जो ए का डी ब्रॉय वेवलेंथ है वो h/p होगा, और जो बी का वेवलेंथ है वो क्या होगा, h/p होगा। अब कंडीशन जो है दे रखी है कि मोमेंटम इज हाफ ऑफ ए, पीबी जो है वो पीए का /2 है, ठीक है। तो इसको यूज कर लेंगे हम लोग। अब लैम्डा ए दिया हुआ है कितना, 5 × 10⁻⁻8 मीटर इज इक्वल टू h/pa। तो लैम्डा वी पूछा है, तो लैम्डा वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/pb। pb का मतलब क्या है, pa/2, ठीक है। और h/pa का मतलब क्या है, 5 × 10⁻8, तो इंटू 2 कर दो, तो ये आ जाएगा 10 × 10⁻8, यानी कि 10⁻7 मीटर। तो 10⁻7 मीटर तो कोई ऑप्शन है नहीं, वो 10⁻7 सेंटीमीटर है। तो भैया सेंटीमीटर में एक बार कन्वर्ट करो, तो आ जाएगा 10⁻5 सेंटीमीटर, ठीक है। वो ऑप्शन दिया हुआ है और वो है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है एक एक चीज का, ओके। इसमें अगर कोई भी गलती होती है तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता था। बहुत लोग ये 10⁻7 मार करके चले आएंगे, जल्दी जल्दी में गलत हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, अब
पिछले क्वेश्चन में नॉट पॉसिबल पूछा हुआ है, एक सेकेंड। अच्छा, नॉट पॉसिबल पूछा हुआ है, ठीक है। तो नॉट पॉसिबल पूछा हुआ है तो आपका हो जाएगा कौन कौन सा, 2, 4 और 5। हाँ हाँ, 2, 4 और 5 होगा। नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल सेट है, पॉसिबल सेट ये है, ठीक है ठीक है ठीक है पक्षी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, मेरा ही पैरासूट बंद हो गया था। चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। देखो, कह रहा है कि एनी एफ ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट अप टू, ठीक है। तो मैंने कल ही बताया था कि अगर ऑर्बिटल लगा दे रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होता किसी भी ऑर्बिटल में। एफ सबशेल होता तो 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। एफ ऑर्बिटल कह रहा है तो बस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एकदम तुरंत हो जाने वाला था कि अगर एफ ऑर्बिटल हो, डी ऑर्बिटल हो, एस ऑर्बिटल हो, पी ऑर्बिटल हो, कोई भी के आगे अगर ऑर्बिटल लगा हुआ है तो ओनली एंड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी पॉसिबल एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन का मतलब थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा इसमें, हाँ अपोजिट स्पिन में होगा बिल्कुल। हाँ ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन यूवी रीजन, ये ध्यान देना, यूवी रीजन ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो भैया फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट समझ लो तुम लोग। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ सिक्स्थ एनर्जी लेवल, ठीक है। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ सेकेंड एनर्जी लेवल। ये सिक्स्थ एनर्जी लेवल था और ये सेकेंड एनर्जी लेवल है। मतलब द ट्रांजिशन इज फ्रॉम 6 to 2, डोंट गेट कंफ्यूज विथ 5 to 1, क्योंकि अगर आप 5 to 1 में कंफ्यूज होंगे तो देखो क्या गलती कर सकते हो। तो ये ट्रांजिशन 6 to 2 है, ठीक है, 5 to 1 नहीं है। बोला यूवी रीजन में, तो यूवी रीजन में कौन होता है, कौन से लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं। यूवी रीजन का मतलब बामर लाइंस होती हैं। तो बामर लाइंस कौन होती हैं, जो 6 से सीधा सीधा 2 में आए, ठीक है। तो 6 से 2 में कौन कौन सी पॉसिबल है, हम बताए थे ना, बामर लाइन निकालना है तो सीधे हायर से -2 कर दो, ठीक है। तो 4 आएगा, 4 लाइंस होंगी बामर लाइन की, ठीक है। और 5 to 1 करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि तब बामर लाइन तुम निकालोगे तो 5 - 2 करोगे 3 आंसर आएगा, जो कि गलत होगा, ठीक है। तो 6 - 2 ये होगा आपका 4। इसका मतलब अगर हम फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन करते हैं तो हमारी टोटल कितनी लाइंस आती हैं, 4 लाइंस आती हैं। वो कहाँ पर, यूवी रीजन में। इसी में एक क्वेश्चन कर लो, तुम लोग खुद से कर लेना, टोटल लाइंस कितनी होंगी, ठीक है। टोटल लाइंस कितनी होंगी ये आप करके बताइएगा मुझे। चलिए आगे। नहीं आदर्श, लाइमन नहीं होता, लाइमन तुम्हारा दूसरे रीजन में आता है, यूवी रीजन में आता है। बामर आपका आता है हाइड्रोजन एटम के लिए विजिबल रीजन में। देखो कह रहा है कि फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 5, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग l इज इक्वल टू 3, ठीक है। सो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट अ सबशेल with n is equal to 5 and l is equal to 3। मतलब ये कौन सी सबशेल है, 5f सबशेल है। तो 5f सबशेल में कितने टोटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। या सीधा सीधा l के बेसिस पे भी निकाल सकते थे, 2l + 1, ठीक है। तो 7 ही आएगा, तो 7 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग l इज इक्वल टू 3 इज, ठीक है। तो l इज इक्वल टू 3 कितना है आपका, 7 है, ठीक है भाई। हाँ 5f है बिल्कुल, हाँ हाँ एकदम ऋषिका 100% श्योर, एकदम 100% करेक्ट है। यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। हाँ देखो कह रहा है कि क्या कह रहा है, द फर्स्ट इमिशन लाइन इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इन बामर सीरीज अपीयर्स एट। तो
तो भैया अभी मैंने कुछ देर पहले समझाया तुम लोगों को कि इमिशन स्पेक्ट्रम होते हैं ना, इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है जब हायर से लोअर पे जाते हैं, और बामर क्या होता है जब कहीं से भी, बामर का मतलब क्या होता है, बामर का मतलब होता है जब किसी भी हायर स्टेट से 2 में आओ। तो भैया अगर आप 3 4 5 6 से भी 2 में आ रहे हो वो भी बामर है, 5 से 2 में आ रहे हो वो भी बामर है, 4 से 2 में आ रहे हो वो भी बामर है, और 3 से 2 में आ रहे हो वो भी बामर है। तो फर्स्ट लाइन कौन सी होगी, फर्स्ट लाइन आपकी 3 to 2 होगी ना। फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज कौन है, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज इज फॉर हाइड्रोजन एटम इज 3 to 2। तो अगर 3 to 2 होगा तो 3 to 2 का मतलब क्या हो गया, आपका ये निकाल लीजिए, 1/λ इज इक्वल टू आर एच, जेड स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा तुम्हारा आर, 1/4 माइनस 1/9, तो ये हो जाएगा आर 36 5, तो 5 आर डिवाइडेड बाई 36 सेंटीमीटर इनवर्स, आर सेंटीमीटर में दिया रहा होगा तो इसलिए ये इतना होगा। ठीक है, ओके मैं सुन रहा हूँ, बोलो क्या बोलना है आप लोगों को। लाइमन क्या बोल रहे हो, एक सेकेंड, क्या बोल रहे हैं बच्चे, लाइमन यूवी होता है, बामर विजिबल होता है, तो मैंने कुछ अलग बता दिया क्या, एक सेकंड, अच्छा हाँ यूवी रीजन बोला ना, सॉरी 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 सॉरी, हाँ यूवी यूवी तो मैंने यूवी रीजन मतलब सॉरी 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 सॉरी, यूवी आपका लाइमन होता है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बामर विजिबल होता है, हाँ तो लाइमन आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 - 1, 6 सेकेंड एनर्जी, अरे तो 6 - 1 पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर, तो जीरो होगा आंसर, जीरो होगा, जीरो, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा कि सिंस दिस ट्रांजिशन इज नॉट डिफाइंड फॉर लाइमन, ठीक है, लाइमन के लिए डिफाइंड ही नहीं है, वो मैंने गलती से बामर देख लिया था उसको, है ना, तो इस चीज को ध्यान रखना। हाँ मैंने करेक्ट कर दिया है, वो बामर विजिबल होता है, मैं विजिबल सोच के वो क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, लाइमन है तो लाइमन आपका यहाँ पर जीरो होगा, क्योंकि आपका ट्रांजिशन 6 to 2 हो रहा है, तो 6 to 2 ट्रांजिशन हो रहा है तो जीरो आएगा, है ना, क्योंकि 1 में जा ही नहीं रहा है कुछ। चलते हैं आगे, फॉर द क्वांटम नंबर्स ऑफ द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पोटेशियम आर। ठीक है, तो किसमें 10 होगा, टोटल 10 होगा, हाँ टोटल 10 होगा, बट ये जो आपका आएगा, जो क्वेश्चन का पूछा हुआ है ना, वो जीरो होगा। देखो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम आर। ठीक है, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 19 होता है, और इसको हम क्या लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन है, दिस वन इज लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर हम लिखें तो ये कंडीशन है, इसके लिए n वैल्यू 4 दी हुई है, s है तो l वैल्यू 0 हो जाएगी, m वैल्यू क्या होगी 0 होगी, अप स्पिन है तो s क्या होगा +½ हो जाएगा।
ठीक है, तो 400 प्लस हाफ, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। ठीक है, हाँ टोटल नंबर वो सही बताया तूने। वो उसमें देख लेना यार, वो मैंने एक्चुअली मैं लिखा यूवी हुआ था और मेरे दिमाग में विजिबल घूम रहा था, तो मैंने विजिबल सोच के करा दिया था, तो उसको ध्यान से देखना है ना, यूवी होगा वो। यूवी लाइनमैन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है, कह रहा है कि इन अ हाइड्रोजन एटम इफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट इज -x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाइड्रोजन के लिए -x इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है ग्राउंड स्टेट में, देन दैट इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस इज, तो जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, En इज इक्वल टू -13.6, हम R मान के चलते हैं चलो, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कह रहा है कि फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए जेड कितना होता है, 1 होता है, और हाइड्रोजन के लिए ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हो गया, n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन के लिए ये दे दिया है x, तो यानी कि जो तुम्हारा r का वैल्यू है वो Z1, और ये करे r का वैल्यू क्या आ गया, x इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब यही फॉर हीलियम प्लस, अगर देखो हीलियम प्लस के लिए Z होता है 2, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n इज इक्वल टू 3। n इज इक्वल टू 3 होता है, तो उस हिसाब से आपका जो अब एनर्जी आएगा वो कितना आ जाएगा, -r जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो r की वैल्यू कितनी रख दोगे, x रख दोगे, जेड स्क्वायर का मतलब हो गया 2 2 4, और एन स्क्वायर का मतलब हो गया 9, तो ये आ जाएगा तुम्हारा -4x अपॉन 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इट मीन्स हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। ठीक है, ओके, चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। अगला प्रॉब्लम क्या है, in the ground state an element has 13 electron in its m shell, so the element is, ठीक है, तो भाई देखो अगर नॉर्मल देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे कैसे लिखा जाता है, वो बच्चों वाला एकदम KLMN करके लिखा जाता है ना। तो कह रहा है कि कोई एक एलिमेंट है जिसके m शेल में 13 इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर m में 13 है तो यानी कि ये पीछे वाले पूरे भरे होंगे, और इनमें कितने भरे जा सकते हैं, 2 8, और ये 13 कब शुरू होता है, जब ये 8 और ये 2 पूरा भर जाता है इनमें, तब इसमें भरना शुरू होता है, तो यानी कि ये रहा होगा कोई एलिमेंट। और अगर कोई इस तरीके का एलिमेंट है यानी कि उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 25 इलेक्ट्रॉन है, और 25 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, मैंगनीज में होते हैं। सो यानी कि ये जो आंसर हमारा सही होगा, मैंगनीज ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जिसको देखो नहीं समझ आया उसको मैं बता दूं एक बार फिर से, इसने क्या बोला है, m में 13 इलेक्ट्रॉन है, तो m में 13 इलेक्ट्रॉन कब आते हैं भाई, ऐसे चलता है ना, 2 8 8 2 2 8 8 2 प्लस 1 होता है, फिर 2 8 10 2 होता है, समझ रहे हो ना। जब आपके पास 8 8 16 18 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर जाते हैं, तो 19वां इलेक्ट्रॉन हमेशा n में जाता है, इसमें पहले 8 ही रहते हैं, तो इसका मतलब इसमें 13 भरा होगा, तो n में 2 ऑलरेडी भरे हुए होंगे, है ना, 9th 10th क्लास में भी पढ़ा होगा ये चीज। तो इसमें 2 भर दो और इधर पूरा फिल कर दो, और इसमें 13 दिया ही हुआ है, तो सम कर दोगे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 25 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और 25 इलेक्ट्रॉन्स किसके लिए होते हैं, मैंगनीज के लिए होते हैं। सो इस ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रॉब्लम की तरफ। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि which combinations of quantum number n, l, m and s for the electron in an atom does not provide a permissible solution of the wave equation। अब ये जो permissible solution of wave equation, ये बड़ी बड़ी बातें लिखा हुआ है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो अगर किसी को शब्दों के फेर में पढ़ना है तो वो यहाँ परेशान हो जाएगा कि भैया ये सब क्या लिखा हुआ है, तो सीधा सीधा बात वो ये पूछ रहा है कि कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल
नहीं होगा तो आओ देख लेते हैं। हमने इसके बारे में पिछले किसी क्वेश्चन में बता ही दिया था कि एन, एल, एम एल और एम एस की अलाउड वैल्यूज आप देख लीजिए क्या क्या होती है। अगर उस चीज को फॉलो कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं फॉलो कर रहा है तो सही नहीं होगा। ठीक है, डज नॉट प्रोवाइड अ परमिसिबल। ठीक है, तो देखो 3 है अगर एन वैल्यू, तो एल वैल्यू क्या होगी, 2 पॉसिबल होती है। ठीक है, एल वैल्यू अगर 2 है तो ये प्लस माइनस 2 भी पॉसिबल होता है और ये भी पॉसिबल होता है, यानी कि ये परमिसिबल है। अगर ये वैल्यू आपकी 3 है एन वैल्यू, तो एल वैल्यू 3 नहीं हो सकती। क्या क्या पॉसिबल होगा, केवल 2 तक ही पॉसिबल होगा। इट मींस दिस इज नॉट प्रोवाइडिंग परमिसिबल सेट। ये 3 है तो ये 2 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, ये हाफ हो सकता है। ये 3 है तो ये 1 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, ये माइनस हाफ हो सकता है। तो आपके ये जो ऑप्शन 1, 3 और 4 हैं ये करेक्ट सेट्स हैं। तो इनकरेक्ट सेट कौन है, इनकरेक्ट सेट 2 है। तो ये हमारा जो भी कह लो कि परमिसिबल सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन नहीं है, मतलब करेक्ट सेट ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही। और बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, what is the next question? The next question is the orbital angular momentum of electron in 4s orbital is। ठीक है, तो एक सिंपल मोमेंटम पूछता है। ठीक है, वो मोमेंटम NH/2 होता है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अगर पूछता है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये होता है अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच क्रॉस। और मैंने कल ही बताया था एच क्रॉस का मतलब क्या होता है, एच क्रॉस इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, एच क्रॉस इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई होता है। तो देख लो ये क्या हो जाएगा भैया, 4s है तो 4s का मतलब हो गया l इज इक्वल टू 0, और l इज इक्वल टू अगर 0 हो गया तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यानी कि चाहे वो 4s हो, 1s हो, 2s हो, 3s हो, कुछ भी हो, अगर वो s ऑर्बिटल है तो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होना है, 0 ही रहेगा, 0 से अलग कुछ नहीं रहेगा। सो अपना क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। हाँ बिल्कुल, 0 ही होगा ये। ठीक है, बढ़ते हैं अगले अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, रेडियल नोड्स प्रेजेंट इन 3s एंड 3p ऑर्बिटल्स आर रिस्पेक्टिवली। तो कल मैंने तुम लोगों को बताया था कि नोड्स होते हैं, हर एक ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं, नोड्स होते हैं। और नोड्स दो तरीके के होते हैं, एक को हम बोलते हैं रेडियल नोड और एक को बोलते हैं एंगुलर नोड। रेडियल नोड का नंबर हमेशा होता है n-l-1 और एंगुलर नोड का मतलब होता है केवल l। जहां पर n और l की अपनी क्या क्या मीनिंग है, वही क्वांटम नंबर वाली। n यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l क्या है, एजीमूथल क्वांटम नंबर है। ठीक, तो इसको डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, ये बहुत मस्त टॉपिक है ना। शेप के बेसिस पे हम एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर नोड और रेडियल नोड निकाल सकते हैं। तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर हम ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पूछ हमसे रेडियल नोड रहा है, तो 3s के लिए जरा निकालना। 3s के लिए n वैल्यू कितनी है, 3 है। s के लिए l वैल्यू कितनी है, 0 है। और 1 से माइनस कर दो तो कितना आ गया, 2 आ गया। और उसी तरीके से अगर 3p की हम बात करें तो 3p के लिए n वैल्यू कितनी है, 3 है। l वैल्यू कितनी है, 1 है। -1 कितना आ गया, 1 आ गया। सो 3s में रेडियल नोड 2 होंगे और 3p में रेडियल नोड कितने होंगे, 1 होंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, 2 and 1, हाँ n-l-1 होता है, बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन इन हीलियम प्लस इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम इंफिनिटी टू स्टेशनरी स्टेट वुड बी। देखो यहाँ बहुत लोग गलती क्या करके आएंगे, हीलियम को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत लोग ये फॉर्मूला याद किए रहते हैं कि 1/λ इज इक्वल टू r 1/n f स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर, ये याद किए रहते हैं। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला नहीं है। द कंप्लीट फॉर्मूला इज complete formula is 1/λ rhz square. You have to consider the atomic number of the given atom, है ना। nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर, ये करेक्ट होगा, है ना। तो अब देखो बात कर रहा है हीलियम के लिए।
ठीक है। हीलियम के लिए बात कर रहा है, तो हीलियम के लिए 1/λ लिखो। आर की वैल्यू दे रखा 1.097 इंटू 10⁻⁷। हीलियम है तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 स्क्वायर। कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, और स्टेशनरी स्टेट मतलब फर्स्ट स्टेट में आ रहा है, वन स्टेट में आ रहा है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट। तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/ इन्फिनिटी स्क्वायर, इन्फिनिटी स्क्वायर तो इन्फिनिटी होगा, ये जीरो जीरो हो जाएगा। तो यानी कि आपको केवल और केवल ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 1.097 इंटू 10⁻⁷ इंटू 4 1/λ। ये चीज मीटर इनवर्स में दिया हुआ है तो ये भी मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो लैम्डा हमारा कितना आ जाएगा, 1 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 1.097 इंटू 4 मीटर, ठीक है। तो ये वैल्यू को जरा कैलकुलेट कर लेना, क्या आएगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में सब लोग बताइए ये कितना आ रहा है। 1 डिवाइडेड बाई 1.097, ये आ रहा है अपना 0.22 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो यानी कि ये हो जाएगा 2.2 इंटू 10⁻⁸ मीटर। तो जब कभी भी हीलियम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से जंप करेगा, ठीक है, जब कभी भी इन्फिनिटी से जंप करेगा तो आपका जो वेवलेंथ आएगी वो कितनी आएगी, ये 2.2 इंटू 10⁻⁸ मीटर के आसपास आएगी। ओके भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इन बोर सीरीज ऑफ लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द थर्ड लाइन फ्रॉम रेड एंड, अब ये देखो थर्ड लाइन फ्रॉम रेड एंड करेस्पॉन्ड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटर ऑर्बिट जम्प्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन फॉर बोर ऑर्बिट ऑफ एन हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो ये पूरा एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आप देखो ये 8 ओनली 11 ओनली उस पर मत जाओ आप, ठीक है। आप ये देखो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, आप उस पर फोकस कीजिए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है आप मुझसे पूछिए, आप एक भी होंगे ना तो मैं बताऊंगा, आप उसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है। यू जस्ट कंसंट्रेट कि आपको समझा पा रहा हूं मैं या नहीं समझा पा रहा हूं, नहीं समझा पा रहा हूं वो आप बताइए, ठीक है। हाँ, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि रेड एंड से थर्ड लाइन कौन सी होगी। तो हमने अभी बात की थी कुछ देर पहले, कुछ देर पहले हमने बात की थी कि आपके ये एनर्जी लेवल्स हैं, देखिए, ठीक है। और इनमें जब ट्रांसमिशन होता है, इमिशन होता है, तो हर एक इमिशन कुछ ना कुछ एनर्जी को क्या करता है, करिस्पॉन्ड करता है। और अभी कुछ देर पहले देखो थोड़ी सी गलती भी हुई थी मुझसे, है ना। तो लाइमन सीरीज होती है जो पूरा का पूरा यूवी में होता है। बामर जो होता है वो पूरा का पूरा किस में होता है, विजिबल रेंज में होता है। पास्चन किस में आ जाता है, तुम्हारा आईआर में आ जाता है। इसी तरीके से हर एक लाइन स्पेक्ट्रम का कुछ ना कुछ कैटेगरी डिसाइड है, समझ आ रही है बात। और लाइमन किसको बोलते हैं, हायर से 1 में आ रहा हो, है ना। बामर किसको बोलते हैं, हायर से 2 में आ रहा हो। पास्चन किसको बोलते हैं, हायर से 3 में आ रहा हो। ये सब हमने एक बार बताया हुआ है, ओके। तो अब रेड एंड का मतलब क्या हुआ, तुम लोग पढ़े होगे ना कि विजिबल रेंज कहां से शुरू होती है, ये विबग्योर जानते हो ना, ये पूरी विजिबल की रेंज है, ठीक है, जो शुरू होती है वायलेट से, खत्म होती है कहां पे, रेड पे। तो विबग्योर में अगर देखा जाए तो लैम्डा इसका कम होता है, वी का कम होता है, लैम्डा का इसका हाईएस्ट होता है। तो यानी कि एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, वायलेट की होती है, और सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, रेड की होगी। तो यानी कि बामर में जो सबसे कम एनर्जी की लाइन होगी वो रेड होगी, और जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी की लाइन होगी वो कैसी होगी, वायलेट होगी, ठीक है। बामर में सबसे कम एनर्जी वाली रेड होगी और सबसे हाईएस्ट वाली क्या होगी, वायलेट होगी। और तो बामर में सबसे कम एनर्जी वाला कौन होता है, 3 to 2 होता है। दूसरा कौन सा होता है, 4 to 2 होता है। ये देखो इस तरीके से बना देता हूं मैं, तो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो रेड एंड की पहली लाइन होगी 3 to 2,
सेकेंड लाइन होगी कौन सी 4 to 2, थर्ड लाइन कौन सी होगी 5 to 2। समझ आई बात। तो देखो तो क्या कह रहा है कि इन बोर सीरीज ऑफ लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड करेस्पॉन्ड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटर ऑर्बिट जंप्स। तो थर्ड लाइन कौन सी होगी, तीसरी तीसरी जो लो से हाई की तरफ जाओ, जो तीसरी लाइन होगी उसको हम थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड बोलेंगे। तो रेड सबसे लोअर वाला होगा। फर्स्ट लाइन फ्रॉम द रेड एंड मतलब द ट्रांजिशन ऑफ बामर सीरीज विथ लोवेस्ट एनर्जी, और वो होता है 3 to 2। फर्स्ट लाइन 3 to 2 होती, सेकेंड लाइन 4 to 2 होगी, तो थर्ड लाइन कौन सी हो जाएगी हमारी 5 to 2 ट्रांजिशन जो है वो थर्ड लाइन होगा रेड एंड से। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रॉब्लम की तरफ। आई गेस आज की शीट शायद ये है एक और। देखो कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट एनर्जी लेवल्स इन हाइड्रोजन एटम। देखो इसको बहुत ध्यान से समझना कि हाइड्रोजन एटम में ये होता है हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाद आते हैं ऑर्बिट्स, फिर ये दूसरा ऑर्बिट, फिर ये तीसरा ऑर्बिट। ठीक है, तो जो ये ऑर्बिट्स को अगर मैं लाइन से दिखा दूं तो इन ऑर्बिट्स के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो कम होता जाता है हमेशा। ठीक है, अगर ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, तो ये हमेशा कम होता जाता है। तो जब ये कम और आगे जाके ये एक तरीके से बहुत हाई पे जाओगे तो ये जो ऑर्बिट्स होंगे और ऑलमोस्ट कॉन्साइड कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी गैप कम होता जाएगा। ठीक है, तो कम होता जाएगा तो उस हिसाब से जो E2 माइनस E1 है वो सबसे ज्यादा होगा, फिर जो तुम्हारा E3 माइनस E2 है वो होगा, और सबसे कम कौन होगा, E4 माइनस E3 होगा। ठीक है, एनर्जी डिफरेंस के मामले में। तो इस हिसाब से ऑप्शन 1 करेक्ट होना चाहिए। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। कि सर आप तो ये रटवा दिए, ये आपने रटवा दिया कि जो है सर वो जैसे जैसे हमारे एनर्जी लेवल्स बढ़ते जाते हैं, एनर्जी लेवल्स कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स के बीच का जो गैप है वो कम होता जाता है। तो क्यों कम होता जाता है, आप ये देखो ना, हम लोग ये पढ़ते हैं ना, डेल्टा E इज इक्वल टू आर एच 1/n1² माइनस 1/n2², है ना, यही होता है। तो भैया जो E2 माइनस E1 होगा वो देखो कितना हो जाएगा, आर एच 1/1² माइनस 1/2², यानी कि ये आ जाएगा आर एच 3/4 आएगा। उसी तरीके से जब तुम E3 माइनस E2 लेके चलोगे वो कितना आ जाएगा, आर एच 1/4 माइनस 1/9, ये आ जाएगा तुम्हारा आर एच 5/36, जिसकी वैल्यू तुम देखो तो E2 माइनस E1 से कम है। उसी तरीके से जब तुम E4 माइनस E3 लेके चलोगे वो कितना आ जाएगा, 1/9 माइनस 1/16, है ना, ये आ जाएगा तुम्हारा, ये यहाँ 144 रहेगा, और 7 आर एच अपन 144 आ रहा है E4 माइनस E3, जो कि तुम्हारे E3 माइनस E2 से भी कम है। और उसी तरीके से तुम अगर E5 माइनस E4 लेके चलोगे तो कितना आ जाएगा, 1/16 माइनस 1/25 आर एच, ये कितना आ गया, इसको अगर तुम देखो तो 16 25 4, तो 400। अब देखो जो E5 और E4 के बीच का डिफरेंस है वो E4 माइनस E3 के डिफरेंस से भी कम है। तो ये चीज आपको अगर याद नहीं रहती तो आप ऐसे एक बार चेक भी कर सकते हो, अगर मान लो भूल गए तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हो कि जैसे जैसे हम एनर्जी लेवल्स में बढ़ते जाते हैं ना, एनर्जी लेवल्स में बढ़ते जाते हैं, सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और यहाँ पर ये जस्टिफाई हो भी गया। ठीक है, सो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। आई होप सबको समझ आया होगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि which of the following electronic transition in a hydrogen atom will require the largest amount of energy। तो ये आप सभी लोग बता सकते हैं, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी भैया ये ट्रांजिशन होने के लिए, किन्हीं दो स्टेट्स के बीच में ट्रांजिशन होने के लिए गैप जितना ज्यादा होगा, मोर द गैप इन एनर्जी लेवल्स, मोर द रिक्वायर्ड एनर्जी।
ठीक है। तो भैया यहाँ देखो 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 1 to infinity, 1 to infinity से ज्यादा गैप इनमें किसी में नहीं है, तो बिल्कुल एकदम सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ये चीज देख लिया करो। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट, द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम द ट्रांजिशन फ्रॉम 1 टू फर्स्ट स्टेट टू इन्फिनिटी एनर्जी लेवल। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। और इस तरीके से हमने आज काफी बातें कर ली, किससे रिलेटेड, आज ये शायद आखिरी स्लाइड थी। हाँ, तो आज हमने काफी बातें कर ली, किससे रिलेटेड, आपकी ये सीरीज वगैरह से रिलेटेड। तो ये थर्ड सैंपल क्वेश्चन का सीरीज आज हो गया है। ठीक है, अभी हम लोग 8 बजे जो शीट डिस्कस करेंगे उसमें मैंने ये एमसीक्यूज के साथ साथ एडर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन भी रखे हुए हैं, और उसके बाद हम लोग पीवाईक्यूज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अगली वाली जो सीरीज होगी वो सैंपल वाले क्वेश्चंस की लास्ट सीरीज होगी, उसके बाद हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का पीवाईक्यूज करना शुरू करेंगे। तो आप लोग प्लीज 8 बजे वाली क्लास में आइए, और उसमें हम एडर्शन रीजन टाइप भी क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। उससे पहले फिर से मैं बताना चाहता हूं कि आप सभी लोग जो है ध्यान से ये जितना भी मैंने कराया है, अभी आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा टाइम लगेगा, मैंने पीडीएफ शेयर कर दूंगा अभी आपके टेलीग्राम चैनल पे जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाके पीडीएफ लीजिए, इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से देख लीजिए, कभी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, और 8 बजे वाली क्लास में आ जाइए, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका अगले महीने तक मैं पूरा केमिस्ट्री करा दूंगा रिवाइज। ठीक है, तो प्लीज इन सब चीजों को ध्यान रखिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और आप पीडीएफ जाके देख लीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप मेरा कोड SHUVH यूज़ कीजिए, 10% डिस्काउंट मिलेगा, बढ़िया बढ़िया क्लासेस मिलेंगी। तो आई होप आप लोग मेरी बात मानेंगे, और क्वेश्चन जितने कराए गए हैं इनकी प्रैक्टिस सिंसियरली करेंगे तो आपका क्वेश्चन सही होने से एग्जामिनेशन में कोई नहीं रोक सकता है। तो प्लीज़ बस जितना कह रहा हूँ उतनी चीज़ों को फॉलो कीजिए, बाकी नंबर आएगा ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं फिर 8 बजे वाली क्लास में, वहां हम लोग MCQs के साथ साथ आज एजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू।